हेलो बच्चों। तो हम लोग क्लास 10th का साइंस देख रहे थे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखा था और सेकंड में एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखे। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं एसिड और बेस को, कुछ जो नेचुरल एसिड हैं, कुछ बेस हैं, और फिर वो कैसे अभिक्रिया करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। यानी धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह से वो अभिक्रिया करते हैं, ये हम लोगों ने देख रखा था। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आज हम लोग फिनिश कर लें। ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ने का वो है, अगर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका बोर्ड पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो भी अगर आप चाहो तो जुड़ सकते हो इससे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि मेटल के और यानी कि अम्ल और क्षार, एसिड और बेस आपस में किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। तो एसिड और बेस जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर, लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण और जल का निर्माण करते हैं। जब एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो साथ में ये सॉल्ट प्लस वाटर, ये जो अभिक्रिया होती है इसको कहा जाता है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर कहें तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी इसमें एसिड है और बेस है, दो अलग अलग चीजें हैं, और दोनों क्या करती है कि एक दूसरे का जो प्रॉपर्टी, एक दूसरे का जो नेचर है उसको कंप्लीटली मतलब समाप्त कर देती है। एक दूसरे का नेचर समाप्त कर देती है। कंप्लीटली तो नहीं करती, वो उसमें डिपेंड करेगा कौन ज़्यादा स्ट्रांग है उसका मतलब उसका जो नेचर उस पर हावी होगा। बट दोनों एक दूसरे के नेचर को मतलब गुण को खत्म करने का प्रयास करती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। तो ये इसमें हो गया कि जब जब अम्ल और क्षार क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अ, अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देख लें कि एक अम्ल ले लेते हैं कोई भी, यानी कि ले लिए मान लो HCl,
HCl एक बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं। कि कैसे करते हैं, कैसे रिएक्शन होता है, ये हम लोग देखेंगे अभी जस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया की तो क्या किए, एक दूसरे का प्रभाव, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक दूसरे को उदासीन करते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जैसे इसको देख ले एक बार। अम्ल पहले था क्या, अम्ल के बारे में जो हम लोग पढ़े थे कि स्वाद में खट्टा होता है, और फिर लिटमस टेस्ट वाला वो सब तो पढ़े ही थे। साथ में उसमें एक बार चीज और पढ़े थे, आर्हेनियस अम्ल का, जो मैंने बताया था कि अम्ल अम्ल अ, जलीय विलयन में, यानी कि जब इसको अम्ल को हम लोग जल में डालते हैं या मिलाते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, H+ आयन मुक्त करता है ना। यानी कि अम्ल जो है, अगर इसको जल में मिलाते हैं या जल में डालते हैं तो ये क्या करता है, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। यानी कि मान लो कि हमारे पास ये एक अम्ल हो गया HCl, जलीय विलयन यानी क्या कि इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, दो अलग अलग आयन में टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। उसी तरह से जो बेस होते हैं क्षार, ये क्या करते हैं, तो क्षारक क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। यानी क्षार हो गया वो जलीय विलयन, अम्ल दे रहा है हाइड्रोजन आयन, और ये क्षार देगा हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक बेस लिए NaOH, जब इसका हम लोग जलीय विलयन या फिर एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये सोडियम आयन और प्लस ऑक्साइड आयन, इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें क्या हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में ये मुक्त हो जाएगा। तो ये हो गया अम्ल के लिए, और ये हो गया क्षारक के लिए। ठीक है, तो अब जब ये रिएक्शन होना है हमारे पास कि अम्ल और क्षार को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो इसका हाइड्रोजन का मतलब HCl का, यानी अम्ल का हाइड्रोजन आयन और क्षार का हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, जल। ये दोनों आपस में मिलकर जल बना लिए, और साथ में अन्य जो आयन थे वो आपस में मिलकर क्या बना ले रहे हैं, लवण। ठीक है, तो इस रिएक्शन को जो हम लोग देखे थे पहले, उसको फिर से देखते हैं। तो ये क्या था, ये यहाँ पे इसका जैसे इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाए, जलीय विलयन बनाए, तो क्या हो जाएगा,
इसका भी एक्वस सॉल्यूशन। ये हाइड्रोजन आयन, साथ में ये क्लोराइड आयन, ये टूट गया सोडियम आयन, और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। अब ये जो हाइड्रोजन वाला ये इससे जाके मिक्स करके जल बना लेगा, और साथ में ये क्लोरीन वाला क्लोराइड आयन सोडियम के साथ मिलके लवण बना लिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लवण और साथ में जल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इसी टाइप से हम अम्ल और क्षार आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो यानी कि जब दोनों आपस में अभिक्रिया किए तो अम्ल जो है वो क्षारक का गुण समाप्त कर देगा, और क्षारक जो है अम्ल का गुण समाप्त कर देगा। और चूंकि दोनों एक दूसरे का गुण समाप्त कर देते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, या इसी में एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक और हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग अम्ल है। तो H2SO4 प्लस NaOH, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास Na2SO4 प्लस, साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा हमारे पास जल। तो H2SO4 ये हो गया हमारे लिए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बताया था हमने कहाँ यूज होता है, बैटरी वगैरह में जो है इसमें ये डाला जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बन रहा है, सोडियम सल्फेट। तो इसमें भी उसी तरीके से हुआ है जैसे कि लास्ट वाले में, इसका जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो ये हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन में टूट गया। यहाँ भी ये सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में। अब सल्फेट और सोडियम मिलके क्या बना लिए, सोडियम सल्फेट, यानी कि Na2SO4। और बाकी जो बचा हुआ है ये इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 2 1 3, उधर 2 है, इधर 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 1 5, 2 2 4 और 1 5, नहीं यहाँ पर नहीं होगा, 2 2 4, 2 कर दो, हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन आयन है और ये बाकी हाइड्रोक्साइड आयन है, दोनों मिलके क्या बना लेगा, आपस में मिलके दोनों जल का निर्माण कर लिया। तो इसी तरीके से ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करते हैं, तो इसी तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम करता है, ठीक है। अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसका हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। जैसे कि सुबह सुबह हम लोग ब्रश करते हैं, सुबह सुबह ब्रश हम लोग क्यों करते हैं कि जो हमारा मुंह है, रात भर मतलब सोए उससे जो बैक्टीरिया वगैरह होता है या फिर लार वगैरह जो होता है, उससे हमारा जो मुंह का जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो हम लोग मॉर्निंग में टूथपेस्ट लेते हैं, टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, दोनों आपस में रिएक्शन करता है और वो उसके इफेक्ट को मतलब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कंप्लीटली खत्म कर देता है। तो इस तरह से, या फिर तो एसिडिटी बढ़ गई, एसिडिटी बढ़ गई तो अ, हम लोग वो बताए थे स्टार्टिंग में जब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे कि हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो वगैरह का यूज करते हैं। तो पेट में अम्ल, एसिडिटी बढ़ी यानी कि पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई, हमने बाहर से बेच लिया, फिर दोनों एक दूसरे को क्या किया, वो न्यूट्रलाइज करके खत्म कर दिया। तो इस तरह से जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा यूज है ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। या फिर वो देखो चींटी वाला, कि चींटी के डंक में होता है मेथनोइक अम्ल, वो काटा तो वहाँ पे हम लोग चूना वगैरह घिस लेते हैं, तो क्या होता है, चूना बेस होता है तो वो उसके प्रभाव को क्या करता है, खत्म कर देता है, तो हमारा जलन खत्म हो जाता है।
ठीक है, तो इसको हम लोग अगर चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। दैनिक जीवन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रभाव, इसको मिटा देता हूँ मैं। सल्फ्यूरिक अम्ल ये हो गया। सल्फेट। ये हम लोग इस तरह से कर लेंगे। उदासीनीकरण के अनुप्रयोग। पहला हो गया पेट की अम्लीयता यानी एसिडिटी को दूर करने में। इसमें लिखो पेट की एसिडिटी को दूर करने में। देखो देखो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और और इसकी अधिक मात्रा होने पर इसकी अधिक मात्रा होने पर एसिडिटी या फिर अम्लीयता हो सकती है। इसकी अधिक मात्रा होने पर अम्लीयता हो सकती है। इसे इसे दूर करने के लिए इसे दूर करने के लिए एंटाएसिड 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 का प्रयोग किया जाता है। एंटाएसिड का प्रयोग किया जाता है। एंटाएसिड एंटाएसिड ऐसे पदार्थ होते हैं एंटाएसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो जो अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करते हैं। जो अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करते हैं उदासीन करते हैं। ठीक है, तो एंटा एसिड क्या हो सकता है, उसका यूज करते हैं हम लोग जो अतिरिक्त अम्ल को क्या किया, उदासीन किया। या फिर यहाँ पे साथ में हम लोग जो नॉर्मल इनो वगैरह यूज करते हैं, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया ये हो गया
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा हम कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं? चींटी के काटने पर जलन कम करने हेतु चींटी के डंक में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। तो जब चींटी काटती है तो उसके मतलब जो मेथनोइक अम्ल है उसके प्रभाव से हमें जलन होती है। उसको कम करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि वहाँ पे कोई बेसिक चीज़ यानी जैसे कि चूना वगैरह लगाते हैं और उससे जलन कम हो जाती है। तो इसमें भी लिख लो, चींटी के डंक में चींटी के डंक में चींटी के डंक में मेथेनोइक चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण जिसके कारण काटने के बाद काटने के बाद उस स्थान पर जलन होती है। उस स्थान पर जलन होती है। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण काटने के बाद उस स्थान पर जलन होती है। इसमें इसमें चूना या फिर तथा बेकिंग सोडा इसमें चूना या फिर बेकिंग सोडा लगाने से लगाने से लगाने से मेथेनोइक अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है और जलन कम हो जाती है। मेथेनोइक अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है और जलन कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट कार देख लेते हैं इसमें। या फिर बहुत बार होता है कि मिट्टी है ना, उसका एसिडिटी बढ़ जाता है। मिट्टी के उसमें बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा खाद रसायन वगैरह का यूज करते हैं तो उसका अम्लीयता बढ़ जाता है। तो उसकी अम्लीयता को दूर करने में भी क्या होता है, इसी उदासीनीकरण अभिक्रिया का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में चौथा में इसमें ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि मिट्टी की अम्लीयता नॉर्मल होता है कि उसका एसिडिटी बढ़ गया तो उसमें चूना वगैरह जो कैल्शियम ऑक्साइड है, अनबुझा चूना क्विकलाइम, उसको छिड़क के इसका हम लोग अम्लीयता दूर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो मुंह वाला की जो सुबह सुबह हम लोग ब्रश करते हैं, वो भी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण है। कि लिख लो, अ, या फिर दांतों की सफाई में जो मुंह में हमारा एसिडिक हो जाता है उसका नेचर, और हम लोग कोलगेट वगैरह यूज करते हैं, उससे वो वापस न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है। चलो, तो ये हो गया पूरा इस बारे में कि अम्ल और क्षार जो है आपस में किस तरह से रिएक्शन करते हैं। उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है?
तो इस रिएक्शन को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, यानी एसिड जो है मेटल यानी मेटालिक ऑक्साइड या फिर मेटल के ऑक्साइड्स हैं उसके साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो यानी कि जब हम लोग मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेटल को ऑक्सीजन के साथ जब उसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, धात्विक ऑक्साइड या फिर मेटालिक ऑक्साइड, है ना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं और फिर बाद में देखेंगे कि वो अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। ठीक, तो धात्विक ऑक्साइड तो जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी कि मान लो कि जैसे केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं किससे, ऑक्सीजन के साथ, तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था। तो जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटालिक ऑक्साइड। तो इस तरह से जो भी है, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ये भी क्या है, एक मेटालिक ऑक्साइड है, यानी कि ये भी क्या है, एक धात्विक ऑक्साइड है। तो अब ये धात्विक ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो जो ये धात्विक ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड बन रहे हैं यहाँ पे, यानी कि धात्विक ऑक्साइड जो है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः, यानी कि जनरली जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, यानी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारिक प्रवृत्ति के होते हैं, सामान्यतः क्षारीय प्रवृत्ति या फिर बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब बेसिक नेचर के हो गए कि भाई ये क्षारीय प्रवृत्ति के ही होते हैं मेटल के ऑक्साइड, तो जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सिंपल क्या होगा, जो पहले हो रहा था इनका नेचर बेसिक है ना, और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो यानी कि जो पहले हो रहा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो वही इनके साथ भी होगा। यानी कि ये क्या करेंगे, जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यानी कि अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड अम्ल
इनका नेचर क्या है, बेसिक, यानी तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे फिर से, लवण तथा जल। यानी कि ये भी जो मेटल होता है, ये धात्विक ऑक्साइड, ये भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वही उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही करता है, यानी कि लवण और जल का ही निर्माण करता है। तो इसको भी क्या कहा जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया ही कहा जाता है ना। तो इसको हम लोग लाइन वाइज लिख लेते हैं कि अम्ल भी धात्विक ऑक्साइड के साथ मिलकर, या मिलकर की जगह लिखो अभिक्रिया करके, के साथ अभिक्रिया करके करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है। तो इसे भी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड और अम्ल मिलके भी आपस में लवण और जल का निर्माण करते हैं, और इसको भी क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया ही कहा जाता है। ठीक है, चलो, जैसे ये था MgO प्लस एक और अम्ल ले लो HCl, यहाँ पे भी लवण बन जाएगा MgCl2 प्लस H2O, MgCl2 प्लस H2O, है ना। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख लिया कि मेटल CuO प्लस HCl मिलकर बन रहा है हमारे पास कॉपर क्लोराइड प्लस जल। तो इसको बैलेंस कर लें, तो ये सारा उदाहरण हो जाएगा इसका अम्ल और मेटालिक ऑक्साइड का, कि किस तरीके से अम्ल और मेटल के ऑक्साइड मिलके लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये अभिक्रिया भी क्यों हो रही थी, जैसा कि उदासीनीकरण वाले में समझे थे कि इसका एक को सॉल्यूशन बनाएंगे। अम्ल जब भी रिएक्शन करेगा वो एक को सॉल्यूशन में ही करता है, तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, और यहाँ पे ये इसका भी एक को सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन में टूट जाएगा, फिर हाइड्रोजन और ऑक्साइड आयन मिलके आपस में जल बना लेंगे, और साथ में बाकी जो बचा आयन है मिलके वो लवण बना लेगा, है ना। तो इसको भी देख लो यहाँ, कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन डाला, और यहाँ पे भी ये मैग्नीशियम आयन प्लस साथ में ऑक्साइड आयन में बनेगा, और ये दोनों मिलके बना लिया अपने पास जल, और ये दोनों आपस में मिलके बना लेगा लवण, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा। वही वाला एग्जांपल है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस कॉपर ऑक्साइड वाला भी जो मैंने बताया इधर, कि किस तरह से ये
यहाँ पे भी कॉपर आयन रहेगा, साथ में यहाँ ऑक्साइड आयन, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, साथ में क्लोराइड आयन, और ये दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे जल, और यहाँ पे ये आपस में मिलकर बना लिया लवण। तो इस तरीके से मेटल के ऑक्साइड और ये आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, एक आधा और रिएक्शन इसमें देखते हैं, जैसे कि एक अम्ल ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक मेटल का ऑक्साइड ले लिए, जिंक ऑक्साइड, ZnO। अब ये दोनों अगर आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बन जाएगा जिंक सल्फेट लवण के रूप में, और साथ में जल प्राप्त होगा। जिंक सल्फेट और लवण साथ में हमको जल मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मेटल के ऑक्साइड और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। जो क्षारक होते हैं, यानी कि अब उन ये पेज हटा दो, इसको जरूरत नहीं है। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड, अभी हम लोग देखा था अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड को। अब हम लोग देखेंगे कि जो बेस है उसके साथ अधात्विक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस तरह से रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो पहले अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है, तो वही जो अधातु के साथ अभिक्रिया किए, मतलब धातु के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए या फिर उसके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाए, तो जो हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, अधात्विक ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो जैसे कि अम्लीय ऑक्साइड मतलब वो धात्विक ऑक्साइड था, वो प्रकृति में क्या था, ये बेसिक था। उसी तरीके से अधात्विक ऑक्साइड होता है, वो जो प्रकृति में होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो जब अम्लीय होंगे तो फिर वो बेस के साथ जब ये इनका नेचर क्या हो गया, अम्लीय, अभिक्रिया किससे करना है, क्षार के साथ। तो फिर एसिड और बेस का रिएक्शन तो हो रहा है, एक का नेचर एसिडिक है और दूसरा का बेसिक, और दोनों जब रिएक्शन कर रहे हैं तो फिर वो दोबारा से हो जाएगा हमारे पास वही उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो जाएगा। तो यहाँ भी लवण और जल का ही निर्माण होगा, लवण और जल का ही निर्माण होगा, है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि धात्विक ऑक्साइड होता क्या है, उसको लिख लो। अधात्विक ऑक्साइड, तो जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले ऑक्साइड को या फिर अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे अधातु एक ले लो, कोई भी जैसे ले सकते हैं हम लोग, कार्बन लिए,
उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए। ये रिएक्शन किस सिंबल किसका था? हीट का। यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये क्या हो गया? अधात्विक ऑक्साइड। CO2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये अधात्विक धात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड। इसमें भी जो धात्विक वाले में लिखे थे कि वो प्रकृति में क्षारीय होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें स्टार करके लिख लेंगे हम लोग कि हम्म, अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। यानी कि इनका नेचर कैसा होता है? एसिड। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अब जब ये क्षार के मतलब जब प्रकृति इनका अम्लीय हो गया और जब ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण करेंगे। बस उसी को लिखना है कि जब कोई कोई हटा जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। यानी कि लवण और जल का निर्माण हो गया। और जहां भी लवण और जल का निर्माण हो रहा है यानी कि रिएक्शन क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यह भी उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है। यह भी क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है। उदाहरण के लिए एक क्षारक ले लो, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का Al2। साथ में अभी जो हम लोग बनाया था CO2, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? CaCO3 प्लस साथ में H2O। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट साथ में जल। तो ये हो गया क्षारक। ये अधात्विक ऑक्साइड। ये जो बना हमारे पास वो है लवण और साथ में ये जल। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए। तो इसमें दो बात जो मेन ध्यान रखने का है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं यानी कि
अधातु के ऑक्साइड होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जांपल जो हम लोग उधर देखें। अब ये अगर ये देखना है कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है तो वो देख लो कि CaOH का हाल 2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं, यानी कि जितने भी एसिड हैं और बेस हैं उनमें क्या मतलब सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है। तो सबसे पहला जो समानता आता है कि दोनों का जब जलीय विलयन बनाएंगे हम लोग, यानी कि दोनों का जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे, दोनों का जलीय विलयन बनाएंगे, तो दोनों अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं, एसिड भी और बेस भी। एसिड क्या करेगा, अम्ल क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन आयन में टूटते हैं, हाइड्रोजन आयन तो साथ में जो उनका और रहेगा, यानी कि अम्ल जो है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे देंगे, ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा यहाँ से हमको, हाइड्रोजन आयन, और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन, एक हाइड्रोजन आयन और एक तो पहला समानता क्या हो गया कि जल में इनके आयन बनते हैं, यानी कि पहला समानता जो हम लोग लिखेंगे कि अम्ल और क्षारक दोनों अपने जलीय विलयन में आयन मुक्त करते हैं, आयन मुक्त करते हैं। अम्ल क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन आयन मुक्त करेंगे, और जो क्षारक है वो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करेंगे। अम्ल हाइड्रोजन आयन और क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, सेकंड जो समानता है कि दोनों, दोनों मतलब अम्ल और क्षार, दोनों सूचकों, यानी जो इंडिकेटर्स पढ़े थे हम लोग, नहीं उससे पहले एक और लिख लो ये वाला, इसको हम लोग थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि अब देखो यहाँ पे आयन, जैसे जलीय विलयन उनका बना, आयन मुक्त हो गए यहाँ पे। अब आयन मुक्त हो गए तो जहां भी आयन मुक्त अवस्था में होंगे वो विद्युत के चालन में मदद करेंगे, यानी कि विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। तो अम्ल और क्षार दोनों का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्यों, क्योंकि उसमें आयन जो है मुक्त अवस्था में मौजूद है, आयन क्या है, मुक्त अवस्था में मौजूद है। तो नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हम लोग अम्ल और क्षारक दोनों का
जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त अवस्था में आयन उपस्थित रहते हैं। मुक्त अवस्था में आयन उपस्थित रहते हैं, इसलिए दोनों का जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक। अब जो थर्ड पॉइंट है वो उसमें लिख लेंगे कि दोनों यानी कि अम्ल और क्षारक दोनों सूचकों का सूचक यानी इंडिकेटर्स का रंग बदलते हैं। जैसे कि क्षार क्या था, वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा था और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा था। तो वो सूचकों का रंग बदलता है। या फिर जो क्षार है हमारा, वो फिनोफ्थलीन के सॉल्यूशन को क्या कर रहा था, वो पिंक बना दे रहा था, गुलाबी बना दे रहा था। या फिर मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन को पीला बना दे रहा था। तो हम लोग पढ़े थे इंडिकेटर्स में। तो इस तरीके से दोनों क्या करते हैं, सूचकों का रंग बदलते हैं। तो ये भी उनमें एक समानता है। ठीक है, तो तीन समानताएं ठीक है इसके लिए। या फिर चौथा लिख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही होगा। नेक्स्ट है कि जलीय विलयन अम्ल और क्षारक का क्या होता है। हम लोग देख लिया था क्या करते हैं, वो अपने आयन को मुक्त करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक अपने आयन को मुक्त करते हैं। लेकिन जो अम्ल है, जैसे कि मुक्त तो कर रहा है हाइड्रोजन आयन, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो है बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत अस्थायी होता है। तो वो मुक्त अवस्था में रह नहीं पाता है। वो क्या करता है कि जो जल में जो मौजूद जल के अणु हैं, उसी में किसी एक के साथ अभिक्रिया करके जैसे वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। उसको हम लोग देखते हैं कि अम्ल है जैसे, ठीक है, तो एक अम्ल लिए HCl, इसको साथ में जल में डाल दिए, यानी इसका एक को सोल्यूशन ले रहे हैं। तो ये H प्लस आयन को क्या किया, रिलीज किया। H प्लस आयन मुक्त क्यों, यानी यहाँ पे आ गया H प्लस Cl माइनस। तो ये H प्लस मुक्त अवस्था में न रह के जो मौजूद जल के अणु है उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, H3O प्लस। इस अवस्था में जाके वो स्टेबल हो पाता है। H3O प्लस इस अवस्था में इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो जो अ, अम्ल होते हैं उसमें जो H प्लस आयन जो उनके जलीय घोल में एक्चुअली में किस रूप में मौजूद होता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, तो अगर इस बात को चाहो तो उसमें नोट भी कर सकते हो कि जलीय विलयन में
अम्ल जलीय विलयन में अम्ल स्टार डाल के लिखते हैं इसका, जलीय विलयन में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं या फिर मुक्त करते हैं, उत्पन्न करते हैं या फिर मुक्त करते हैं, परंतु यह हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता है। ये यह जल के अणु के साथ मिलकर, जल के अणु के साथ मिलकर H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। ठीक है, तो अगर ये बात कोई बोल दे कि अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देता है या हाइड्रोनियम आयन देता है, तो ज़्यादा सही क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन। लेकिन चूंकि रिएक्शन में हम लोग को हाइड्रोजन आयन से समझाते हैं, तो ये मान के चलते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि जल का जो जलीय विलयन होता है वो हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, आ गया। अब क्षारक जो, ये इसको पहले कर लो नोट तो। आ गया। और क्षारक का क्या होता है? तो ये क्षारक जल में कौन सा आयन मुक्त करते हैं या कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं? तो हाइड्रोक्साइड आयन या मतलब वाटर में क्षारक जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। अब इसमें एक बात है कि जो सभी क्षारक हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, यानी कि जितना भी क्षारक है वो जल में नहीं घुलता है। ठीक है, जल में घुलनशील जो होता है, जो क्षारक जल में घुलनशील हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं? क्षार। उसी को क्या कहते हैं? यानी कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं हम लोग? क्षार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बस एक ही लाइन है कि जब कोई क्षारक जल में घुलता है तो हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है, और जो क्षारक जल में घुलते हैं उनको कहा जाता है
क्षार। लिखी दो इसको भी लाइन की तरह। और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। नेक्स्ट है कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अम्ल और क्षारक का विलयन कितना प्रबल हुआ, यानी कितना पावरफुल होता है। तो कितना पावरफुल होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर अम्ल है तो कितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन मुक्त कर सकता है, और या फिर क्षार जो है, क्षारक जो है, वो कितना ज़्यादा ऑक्साइड आयन मुक्त कर सकता है। जो जितना हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा वो उतना ही प्रबल अम्ल कहलाएगा, और जो जितना हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करेगा वो उतना ही प्रबल क्षार कहलाएगा। ठीक है। तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, चार चीजें इसमें होती है। तो जो जितना ज्यादा प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो वो उतना ज्यादा ही क्या करेगा, वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा जब वो जल का मतलब घुलेगा तो। और दूसरा जो जितना ज्यादा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो उतना ज्यादा ही हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करेगा। ठीक है। और ऑब्वियसली जो दुर्बल वाला होगा वो कम करेगा। तो इसमें चार चीजें पढ़ने की होती है हम लोग को। पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल, तीसरा प्रबल क्षार, और चौथा दुर्बल क्षार। यानी कि ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हो गया वीक बेस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रबल अम्ल के बारे में। प्रबल अम्ल या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। तो जो अम्ल मतलब अगर उसका जलीय घोल बनाए, जलीय जल में उसको मिक्स करें, मिलाएं जलीय विलयन में, तो अगर पूरी तरह यानी कंप्लीटली अपना आयन में डिजॉल्व हो जाता है, पूरी तरह अपने आयनों में टूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या हो गया,
प्रबल अम्ल का उदाहरण हो गया, यानी कि वे अम्ल वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूरी तरह में टूट जाते हैं या फिर कहें तो या या अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। उदाहरण अगर इसका देखें तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, ये सब हो गया प्रबल अम्ल का उदाहरण, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का उदाहरण। ठीक है, कर लो इसको। आज हम लोग इतना ही, ये प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ये 4 चीज़ पढ़ के ख़त्म करेंगे लेक्चर। इसके बाद फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो मतलब मुझे लगा था आज ख़त्म कर लेंगे हम लोग, लेकिन इसमें और भी कुछ कुछ टॉपिक रह जाएगा, तो हम लोग एक क्लास और इसका एसिड बेस एंड सॉल्ट का होगा। उसमें हम लोग पीएच स्केल, किस तरह से पीएच कैलकुलेट करते हैं, क्या मतलब होता है उसका, कुछ जो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कुछ जो कॉमन एसिड या कॉमन बेस है उसका पीएच क्या होता है, उसको जानेंगे, और फिर उसका रियल लाइफ में क्या यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये 4 चीज़ करके ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल। इसको लिख लो पहले सही से। दूर दुर्बल अम्ल या फिर वीक एसिड। हाँ, लिखो इसमें वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में
कुछ ही मात्रा में आयनों में टूटते हैं या या कम मात्रा में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं या कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उन्हें उन्हें दुर्बल अम्ल या फिर वीक एसिड कहा जाता है। दुर्बल अम्ल कहा जाता है। उदाहरण हो गया एसिटिक अम्ल CH3COOH। एसिटिक अम्ल क्या है? एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। एसी इसका फॉर्मूला हो गया CH3COOH। ये क्या है? एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। या फिर जो कार्बोनिक अम्ल बनता है जो सोडा वाटर वगैरह में रहता है वो भी क्या है? जिसको हम लोग ड्रिंक करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो उसको पी तो पाएंगे नहीं हम। तो वो क्या है? वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। तो वो हो गया कार्बोनिक अम्ल या फिर कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक अम्ल इसका फॉर्मूला आता है H2CO3। तो ये सब सारा हो गया दुर्बल अम्ल का उदाहरण। नेक्स्ट प्रबल क्षार या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो प्रबल क्षार क्या होता है? तो वही जो ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा। तो उनको क्या कहेंगे हम लोग? प्रबल क्षार। तो वैसे ही वे क्षारक जो अपने जलीय विलयन में लगभग और पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं, लगभग पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं उससे, या फिर इसमें और एक ऐड कर दो, टूट जाते हैं या अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन
मुक्त करते हैं उसे उसे प्रबल क्षार कहा जाता है। इसका अगर उदाहरण ले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, प्रबल क्षार का उदाहरण यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार। इसके बाद हम लोग पीएच स्केल जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग वीक बेस देख लेते हैं। तो वीक बेस में भी सेम है कि वे क्षारक जो अपने जलीय विलयन में एकदम इसी जैसे लिखना है, वे अम्ल जैसे लिखे हैं, कुछ ही मात्रा में आयनों में टूटते हैं या फिर कम मात्रा में ऑक्साइड आयन मुक्त करते हैं, है ना। तो लिखो इसको। दुर्बल क्षार या फिर वे क्षारक जो अपने जलीय विलयन में कुछ ही मात्रा में आयनों में टूटते हैं, आयनों में टूटते हैं या कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, उसे दुर्बल क्षार कहा जाता है। उदाहरण अगर इसका लेंगे तो जो वीक बेस है, तो वीक बेस होते हैं वो कहते हैं कुछ ही मात्रा में आयनों में टूटते हैं और वो कम मात्रा में OH आयन मुक्त करते हैं। इसका सबसे जो कॉमन एग्जांपल होता है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये क्या है, वीक बेस का उदाहरण, वीक बेस का उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अभी ये कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना मजबूत है, इसको हम लोग चेक कहाँ करते हैं, कहाँ इसको नापते हैं, तो उसके लिए हम लोग को यूज आता है पीएच स्केल, है ना। तो पीएच स्केल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पीएच स्केल पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट वाला पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं, एक और लेक्चर लगेगा, उसके बाद हम लोग ये पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू। बाकी ये जो इसका नोट मैंने बता ही दिया था कि अगर चाहिए क्लास नोट्स तुमको यहाँ मिल जाएगा, इस जगह पे आके देख सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। चलो अब इसको नोट कर लो। चलो थैंक यू।